हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी वत्स अकाउंटिंग चिल्ड्रंस। आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट टर्म नंबर 10 ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? इट इज सम ऑफ debtors और bills receivable। ठीक है, ये सम होता है किसका? डेटर्स का और बिल्स रिसीवेबल का। डेटर और बिल्स रिसीवेबल के ऊपर हम बॉक्स बना देंगे। ठीक है, दैट इज ट्रेड इजकल टू क्या होता है? ट्रेड इजकल टू डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। और रिसीवेबल मतलब इजकल टू रिसीवेबल। ठीक है, अब हम करेंगे टर्म नंबर 11 ट्रेड पेएबल। ये क्या होता है? इट इज सम ऑफ क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। ठीक है, ट्रेड पेएबल कैसे बनता है? क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को ऐड करके। ठीक है, तो ट्रेड दैट इज ट्रेड पेएबल इजकल टू क्या हुआ? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। ठीक है, अब हम करेंगे टर्म नंबर 12 डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन क्या होता है? डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कम हो जाना। किसी वस्तु की कीमत जब कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? या वस्तु की कीमत में गिरावट आ जाती है तो उसको डेप्रीशिएशन बोलते हैं। तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे हम रिडक्शन in the value of tangible assets। जब टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया था टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, जिनको देखा जा सकता है, टच किया जाता है, उनको टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आज हमने कार खरीदी 10 लाख की। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर ही 2026 में हमने कार खरीदी 10 लाख की। आफ्टर 2 ईयर 2028 में ही उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी 28 में, यस, कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू? 7 लाख। उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, तो ये होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक बार मैं फिर बता देती हूँ, जब टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे। तो ये पॉइंट अभी मैं आपको लिखवा देती हूँ स्टार डाल के। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ intangible assets, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर हम बॉक्स बना देंगे, इज नोन एज एमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन। ये हमारे किसी काम का नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए मैंने आपको लिखवा दिया। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। अगर हमारी टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर हमारी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है, कमी होती है, उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। ठीक है, अब टर्म नंबर 13, रिसीप्ट्स, RECEIPTS। अब रिसीप्ट्स क्या होती हैं, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। अमाउंट रिसीव्ड मतलब अमाउंट मिल गई है या अमाउंट रिसीवेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिसीप्ट्स। अब रिसीप्ट्स कितने टाइप्स की होती है, रिसीप्ट्स होती हैं 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स की। ठीक है, रिसीप्ट्स होती है हमारी 2 टाइप्स की। कौन कौन सी, एक तो होती है रेवेन्यू रिसीप्ट्स, और दूसरी होती है हमारी कैपिटल रिसीप्ट्स। ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे हम, बादल बना देंगे। ठीक है, तो रिसीप्ट्स हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की, रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं हमारी, इट इज द अमाउंट received in normal courses of business, like sale of goods and सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, जो पैसा हमें आसानी से मिल जाता है, सेल्स ऑफ गुड्स को सेल करके और किसी को सर्विस प्रोवाइड करके, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स। अब कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती हैं, इट इज द
received which is not revenue receipts। जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स नहीं होती वो क्या होती हैं? कैपिटल रिसीप्ट्स। एग्जाम्पल जैसे सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स लाइक, जैसे फर्नीचर, एसी। जैसे हम जैसे फर्नीचर परचेज करते हैं तो हम उसे बेचने के पर्पज़ से नहीं रखते। मतलब नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? जिनको हम अपने पास 1 ईयर से ज़्यादा रखते हैं, तो जब वो हम उसका खूब यूज़ कर लेते हैं तब हम उसको बेचकर हमारे पास पैसा आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कभी कभी आएंगी, तो इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। हमारे घर का एसी है, वो भी हमने खूब यूज़ कर लिया 2 साल 3 साल 4 साल, फिर उसके बाद हमने उसको सेल किया। तो हम डेली डेली तो एसी सेल करके, हमारा बिजनेस तो है नहीं एसी का कि हम डेली डेली सेल करके बेनिफिट लेंगे इसका। ठीक है, तो इसका बेनिफिट हमने ले लिया। कभी कभार कोई हमारे घर का सामान ख़राब हो गया, नॉन करंट एसेट्स जैसे एसी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कैपिटल रिसीप्ट्स। ठीक है, जैसे मैं आपको एज ए स्टोरी समझाऊंगी अभी। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये मेरा बर्गर का बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस है बर्गर का। ठीक है, तो मैं डेली 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 बर्गर सेल करके, ठीक है, प्रॉफिट कमाती हूँ। ठीक है, अब ये मेरा क्या है? डेली का काम है। अब मैं डेली 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 बर्गर सेल करके पैसे कमा रही हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ठीक है, और जैसे हमारे बिजनेस में, हमारे रेस्टोरेंट में, बर्गर के में हमारे चेयर और टेबल है। ठीक है, वो टूट गए तो मैंने वो सेल कर दिए। सेल करके उनको मुझे 2000 रुपीज़ मिल गए। ठीक है, तो ये काम मेरा डेली का नहीं है, ये तो बाई चांस टूट गए तो मैंने सेल कर दिए तो मुझे पैसा मिल गया। तो ये क्या होती है? हमारी कैपिटल रिसीव्ड्स। जो हमारा डेली का वर्क है उसे करने से जो हमारा प्रॉफिट होता है वो तो होती है हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट्स। और जो कभी कभी हमें प्रॉफिट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल रिसीप्ट्स। ठीक है, अब रेवेन्यू स्टार डाल के लिखेंगे। रेवेन्यू रिसीप्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में? एज रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? रेवेन्यू। ठीक है, अब आता है टर्म नंबर 14, एक्सपेंडिचर क्या होता है? पहले मैं इसकी इंग्लिश लिखवाऊंगी फिर मैं समझाऊंगी आपको। इट इज द अमाउंट spent on liability incurred for acquiring assets, goods or services। ठीक है,
अब स्पेंड का मतलब होता है पैसा दे दिया, लाइबिलिटी इनकर्ड या पैसा दे दोगे। एक्वायरिंग का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। गुड्स ठीक है, एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज को हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, फ्री में तो देगा नहीं कोई हमें, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगी आपको। सपोज दैट हम किसी शॉप पर गए, ठीक है, शूज की शॉप पर, ठीक है। तो हमने परचेज किए शूज़, कितने के, 2000 के। तो हम उसे क्या देंगे, शूज के बदले में पैसे देंगे हम उसको, वो तब हमें शूज देगा, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम पैसे देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरे होते हैं हमारे कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बादल बना लेंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, पहले मैं इसको इंग्लिश लिखवाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। इट इज द एक्सपेंडिचर incurred benefit of which is consumed within our accounting period, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देंगे। That is 1 year, ठीक है। ऐसे खर्चे जो हमें करने से कितने 1 ईयर के लिए हमें प्रॉफिट मिलता है, ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हम 1 साल के करते हैं तो हमें उसका 1 ईयर का प्रॉफिट मिलता है, 1 ईयर के अंदर अंदर प्रॉफिट मिलता है, 12 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। तो एक्सपेंसेस को ही क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो क्या होते हैं, पहले मैं लिखवा रही हूँ फिर एज ए स्टोरी मैं आपको समझाऊंगी। इट इज द expenditures incurred to acquire fixed assets or for improving existing assets
its benefits will last for more than 1 year। ठीक है, मोर देन 1 year को हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। अब एज ए एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, एज अ स्टोरी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या किया, हमने बिजनेस स्टार्ट किया बर्गर का। ठीक है, जब हमने बर्गर का बिजनेस स्टार्ट किया, क्यों किया, इसलिए किया कि हमें प्रॉफिट होगा बर्गर बेच के, ये सोच के हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करने में क्या हुआ होगा, हमारा एक्सपेंसेस भी हुआ होगा। ठीक है, तो बर्गर अब हम डेली बेच रहे हैं, बर्गर बेच बेच के हमें डेली फ़ायदा हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि 1 साल से पहले ही हम बर्गर बनाने में हमारा एक्सपेंसेस भी हो रहा होगा, तो 1 साल से पहले ही हमें उसका फ़ायदा मिल रहा है। और एक एग्जांपल ये भी है, जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड। अब हमारा कोई एम्प्लॉय है, हमने उसको सैलरी पेड कर दी, तो हमने सैलरी उसको कितने मंथ्स की पेड करी, 1 मंथ की, तो हमें हमारा खर्चा हुआ सैलरी देने में, लेकिन इससे हमारा फ़ायदा हुआ क्या, कि 1 महीने की सैलरी हमने उसको अपने वर्कर को दे दी, तो 12 मंथ से कम हम इस एक्सपेंसेस का बेनिफिट उठा पाएंगे, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका फ़ायदा ऐसे खर्चे जिनको करने से हमें 1 साल के अंदर अंदर ही तक का ही क्या होता है, बेनिफिट्स मिल सकता है। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, अब ये बर्गर वाला जैसे मैं आपको समझा रही थी एग्जाम्पल। ठीक है, बर्गर बेच बेच के हमने डेली पैसे कमाए, डेली कमा रहे हैं, तो क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि बर्गर बेचने में हमारा खर्चा हुआ, लेकिन हम प्रॉफिट भी तो कमा रहे हैं, तो कंटिन्यू आ रहा है पैसा, ये तो हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, बर्गर बनाने के लिए हमने क्या परचेज करा, तवा खरीदा हमने एक बड़ा सा बर्गर बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन इस ये तवा हमारा कब तक चलेगा, ये 1 साल से ज़्यादा चलेगा, ख़राब तो होगा नहीं जल्दी से, 1 साल 2 साल 3 साल, तो ये जो हमने एक्सपेंस किया इसका हमें प्रॉफिट 1 ईयर से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल, तो ये होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब एक कैटेगरी और लिखवाती हूँ मैं इसमें ही आपको। ठीक है, ये अलग से कोई पॉइंट नहीं है, एक कैटेगरी है इसी के अंदर, एक्सपेंडिचर के अंदर ही। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन करना या डिले करना। ठीक है, पहले मैं इसकी इंग्लिश लिखवा देती हूँ आपको। इट इज a revenue expenditure
but it is written off in more than one accounting पीरियड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, रिटन ऑफ से लेके और यहाँ तक हम इसको हाईलाइट कर देंगे। ये क्या होता है, डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन करना या डिले करना। ठीक है, ये किसके जैसा है, एकदम जैसे मैंने आपको पॉइंट समझाया था, मैं इसको रेफर कर रही हूँ। रेफर फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, ये हमारा ऐसा खर्चा होता है जिसको हम 1 साल के लिए ना मानकर आगे के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, 1 साल में नहीं मानेंगे, उससे अगले साल में मानेंगे, उससे अगले साल मानेंगे, जैसा मैंने आपको क्या समझाई थी, फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो आप वो देख लेना एसेट्स में इसके लिए।